The next year, his science fair project was testing the theory that viceroy butterflies copy monarchs. तो अगले साल जो उनका साइंस फेयर प्रोजेक्ट था उसमें ये टेस्टिंग होनी थी इस थ्योरी पे कि जो वाइसरॉय बटरफ्लाइज है वो मोनार्क्स को कॉपी करती है। वाइसरॉय भी एक बटरफ्लाई की स्पीशीज होती है जैसे मोनार्क्स। The theory was that viceroy looks like monarchs because monarchs don't taste good to birds. Viceroys, on the other hand, do taste good to birds. So the more they look like monarchs, the less likely they are to become a bird's dinner. तो इस थ्योरी में क्या था कि जो वाइसरॉय है वो मोनार्क जैसी दिखती है या मोनार्क्स जैसी दिखना चाहती है, कॉपी करती है। क्यों? क्योंकि जो बर्ड्स हैं वो मोनार्क्स को नहीं खाते, वो उनको टेस्टी नहीं लगते, लेकिन वाइसरॉय बटरफ्लाइज को बर्ड्स बहुत खाते थे। तो इसीलिए मोनार्क्स शायद उनको कॉपी करती है कि वो बच जाएं। एब्राइट्स प्रोजेक्ट वाज टू सी वेदर इन फैक्ट बर्ड्स वुड ईट मोनार्क्स। और एब्राइट का क्या प्रोजेक्ट था? ये देखना कि वास्तव में जो बर्ड्स हैं वो मोनार्क्स को खाते हैं। ही फाउंड दैट अ स्टारलिंग वुड नॉट ईट ऑर्डिनरी बर्ड फूड। तो उन्होंने पाया कि एक बर्ड है स्टारलिंग जो कि बाकी बर्ड्स की तरह उनके जैसा फूड नहीं खाते। इट वुड ईट ऑल द मोनार्क्स इट कुड गेट। तो वो मोनार्क्स को खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, जितनी उनको मोनार्क्स मिले वो सब खा जाने के लिए सक्षम होते हैं। एब्राइट सेड लेटर रिसर्च बाय अदर पीपल शोड दैट वाइसरॉयज प्रोबेबली डू कॉपी द मोनार्क। एब्राइट ने बोला कि जो उसके बाद रिसर्च हुई बाकी लोगों ने की, उन्होंने शो किया कि वाइसरॉय शायद मोनार्क्स को कॉपी करती है। दिस प्रोजेक्ट वाज प्लेस्ड फर्स्ट इन द जूलॉजी डिवीज़न एंड थर्ड ओवरऑल इन द काउंटी साइंस फेयर। और ये प्रोजेक्ट भी उनका फर्स्ट प्लेस पे रहा जूलॉजी डिवीज़न में, और ओवरऑल जो काउंटी साइंस फेयर था उसमें थर्ड रहा। इन हिज सेकेंड ईयर इन हाई स्कूल रिचर्ड एब्राइट बिगेन टू रिसर्च that led to his discovery of an unknown insect hormone। तो अपने हाई स्कूल के सेकेंड ईयर में रिचर्ड एब्राइट ने एक रिसर्च शुरू की जिससे कि एक डिस्कवरी हुई एक अननोन इंसेक्ट हार्मोन की। इनडायरेक्टली इट ऑल्सो लेड टू हिज न्यू थ्योरी ऑन द लाइफ ऑफ सेल्स। The question he tried to answer was simple. What is the purpose of the 12 tiny gold spots on the monarch pupa? तो कौन सा क्वेश्चन उसके मन में राइज हुआ कि जो मोनार्क प्यूपा होता है उसमें 12 छोटे छोटे गोल्ड स्पॉट्स होते हैं, तो उसका पर्पस क्या है? Everyone assumed that spots were just ornamental, Ebright said. एब्राइट कहते हैं कि सभी यही सोचते थे कि ये जस्ट दिखावट के लिए है, शो के लिए, ऑर्नामेंटल है। बट डॉक्टर उर्कहर्ट डिडेंट बिलीव इट। लेकिन जो डॉक्टर उर्कहर्ट थे उनको ये विश्वास नहीं था। टू फाइंड द आंसर एब्राइट एंड अदर एक्सीलेंट साइंस स्टूडेंट फर्स्ट हैड टू बिल्ड अ डिवाइस दैट शोड दैट द स्पॉट्स वर प्रोड्यूसिंग अ हार्मोन नेसेसरी फॉर द बटरफ्लाइज फुल डेवलपमेंट। तो इस चीज़ का आंसर पाने के लिए एब्राइट और उसके जो बाकी साथी स्टूडेंट थे उन्होंने क्या किया, एक डिवाइस बनाई जिससे जो कि शो करती है कि ये स्पोर्ट्स जो है इनमें से एक ज़रूरी हार्मोन सीक्रेट होता है जो कि बटरफ्लाई के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है। दिस प्रोजेक्ट वॉन एब्राइट फर्स्ट प्लेस इन द काउंटी फेयर एंड एंट्री इनटू द इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर। तो इस प्रोजेक्ट से एब्राइट को फर्स्ट प्लेस मिलता है काउंटी फेयर में, और इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर में उसको एंट्री भी मिल जाती है। देयर ही वॉन थर्ड प्लेस फॉर जोलॉजी, और जोलॉजी में उनको थर्ड प्लेस भी मिलता है। ही ऑल्सो गॉट अ चांस टू वर्क ड्यूरिंग द समर एट द एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी ऑफ द वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च। उनको इसकी वजह से समर वेकेशन में एंटोमोलॉजी जो लेबोरेटरी है उसमें काम करने का मौका मिलता है। एज अ हाई स्कूल जूनियर रिचर्ड एब्राइट कंटिन्यूड हिज एडवांस्ड एक्सपेरिमेंट्स ऑन द मोनार्क प्यूपा। तो वहाँ उन्होंने एज अ हाई स्कूल जूनियर अपने जो एक्सपेरिमेंट्स थे मोनार्क प्यूपा के रिगार्डिंग वो कंटिन्यू रखे, करते रहे एक्सपेरिमेंट्स। दैट ईयर हिज प्रोजेक्ट वॉन फर्स्ट प्लेस एट द इंटरनेशनल साइंस फेयर and gave him another chance to work in the army laboratory during the summer। तो इसकी वजह से जो ये प्रोजेक्ट था इसको फर्स्ट प्लेस मिला इंटरनेशनल साइंस फेयर में, और
इसकी वजह से ही आगे उनको आर्मी लेबोरेटरी में काम करने का मौका भी मिल गया। इन हिज सीनियर ईयर ही वेंट अ स्टेप फर्दर, लेकिन जब आगे सीनियर क्लास में गए तो और आगे चले। ही ग्रू सेल्स फ्रॉम अ मोनार्क्स विंग in a culture and showed that cells would divide and develop into normal butterfly wing scales not only if they were fed the hormone from the gold spots। अब आगे और अचीवमेंट ले ली। क्या किया उन्होंने, जो सेल ग्रू किए मोनार्क के विंग्स से कल्चर लिया। तो कल्चर क्या होता है, कल्चर मतलब ऐसा इन्वायरमेंट बना देना आर्टिफिशियली, मतलब प्रॉपर टेम्परेचर प्रॉपर प्रेशर कि उनका सेल डेवलपमेंट हो। और ऐसा ही हुआ कि वो सेल डेवलपमेंट तभी हो रहा था जब उनको वो हार्मोन उनको मिल रहा था। दैट प्रोजेक्ट वन फर्स्ट प्लेस फॉर zoology एट द इंटरनेशनल फेयर। तो इस प्रोजेक्ट को फर्स्ट प्राइज मिला। ही स्पेंड द समर आफ्टर ग्रेजुएशन डूइंग फर्दर वर्क एट द आर्मी लेबोरेटरी एंड एट द लेबोरेटरी ऑफ द US डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। तो ये समर भी उन्होंने ग्रेजुएशन के बाद जो समर थे उन्होंने यहीं पे वर्क किया, आगे अपने एक्सपेरिमेंट्स करते रहे आर्मी लेबोरेटरी में और US डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में। द फॉलोइंग समर आफ्टर हिज फ्रेशमैन ईयर एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, Ebright went back to the laboratory of the Department of Agriculture and did more work on the hormone from the gold spots। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में वो दोबारा से वापस गए लेबोरेटरी में, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में। तो वहाँ पे और ज़्यादा वर्क किया हार्मोन के रिगार्डिंग। Using the laboratory's sophisticated instrument, he was able to identify the hormone's chemical structure। ऑर्डिनरी लेवल पे वो पॉसिबल नहीं होता, लेकिन वहाँ पे जो लेबोरेटरी के सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स थे, मतलब एडवांस लेवल के इंस्ट्रूमेंट्स थे, जिनकी वजह से वो आइडेंटिफाई कर पाए, किसे आइडेंटिफाई कर पाए, हार्मोन्स के केमिकल स्ट्रक्चर को। A year and a half later, during his junior year, Bright got the idea for his new theory about cell life। तो 1-1.5 साल के बाद ड्यूरिंग हिज जूनियर ईयर तो उनको आइडिया मिल गया था अपनी न्यू थ्योरी के बारे में, जो कि सेल लाइफ के बारे में थी। इट केम वाइल ही वॉज लुकिंग एट एक्सरे फोटोज़ ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ हार्मोन। और ये आइडिया उनके दिमाग में तब आया जब वो एक एक्सरे फ़ोटोज़ देख रहे थे हार्मोन्स के केमिकल स्ट्रक्चर की। When he saw those photos, Bright didn't shout Eureka or even I have got it, but he believed that along with his findings about insect hormones, the photos gave him the answer to one of the biology's puzzles। अब जब वो फोटोज देख रहे थे तो उनके मुंह से एकदम से ऐसे भी नहीं निकला कि यूरेका या आई हैव गॉट इट, लेकिन उनको बिलीव था कि अब इन फाइंडिंग्स के साथ मतलब बायोलॉजी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनका आंसर अब मिलेगा। कैसे मिलेगा? हाउ द सेल कैन रीड द ब्लू प्रिंट्स ऑफ इट्स DNA। DNA क्या होता है? DNA इज अ सब्सटेंस इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल दैट कंट्रोल्स हेरिडिटी। DNA होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। साइंटिफिक टर्म में ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत जान लो कि एक मॉलिक्यूल होता है जिसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है जो डिटर्मिन करती है कि हाउ एन ऑर्गेनिज्म डेवलप एंड फंक्शन। तो ये हेरिडिटरी जीन्स को कैरी करती है। इट डिटर्मिन्स द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द सेल। Thus, DNA is the blueprint for life। Bright and his college roommate James R. Wong worked all that night drawing pictures and constructing plastic models of molecules to show how it could happen। तो उस दिन जो पूरी रात ब्राइट और उसके जो रूममेट थे जेम्स आर वोंग वो काम करते रहे, पूरी रात पिक्चर्स ड्रॉ करते रहे, मॉडल्स बनाते रहे, ये शो करने के लिए ये सब कैसे होता है। टुगेदर दे लेटर रोट द पेपर दैट एक्सप्लेन्ड द थ्योरी। तो ये सब ड्राइंग्स वगैरह बनाने के बाद उन्होंने पूरी थ्योरी पेपर पे लिखी। सरप्राइजिंग नो वन हु न्यू हिम, रिचर्ड एब्राइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड with highest honors, second in his class of 1510। किसी के लिए भी ये सरप्राइज़ की बात नहीं थी कि जिनको ये पता चलता था कि रिचर्ड एब्राइट ने ग्रेजुएट की अपनी कंप्लीट हार्वर्ड से हाईएस्ट ऑनर के साथ। वो 1510 स्टूडेंट्स में से सेकंड आए थे, मतलब उनकी सेकंड पोजीशन थी। एब्राइट वेंट ऑन
to become a graduate student researcher at Harvard Medical School. There, he began doing experiments to test his theory. वहाँ पे वो चले गए फिर ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर के तौर पे हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में। वहाँ पे अगेन उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू कर दिए अपने थ्योरी को टेस्ट करने के लिए, क्योंकि अभी तक तो वो थ्योरी पेपर्स में थी। इफ़ द थ्योरी प्रूव्स करेक्ट, और अगर उनकी थ्योरी करेक्ट प्रूव हो जाती है, इट विल बी अ बिग स्टेप टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेसेस ऑफ लाइफ। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप होगी जो लाइफ प्रोसेसेस हैं उनको समझने के लिए। इट माइट ऑल्सो लेड टू द न्यू आइडियाज़ फॉर प्रिवेंटिंग सम टाइप्स ऑफ कैंसर एंड अदर डिजीज़। तो हो सकता है कि इससे और भी बहुत फैटल डिजीज़ है जैसे कैंसर है या और बीमारियां हैं, उनकी रोकथाम के लिए भी न्यू आइडियाज़ सामने आएंगे। ऑल ऑफ दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ एब्राइट्स साइंटिफिक क्यूरियोसिटी, और ये सब एब्राइट की साइंटिफिक क्यूरियोसिटी के कारण हुआ। यानी कि उनकी जो जानने की जिज्ञासा थी, चीज़ों को समझने की, एक्सपेरिमेंट करने की, तो उसी वजह से ये पॉसिबल हुआ। His high school research into the purpose of the spots on monarch pupa eventually led him to his theory about सेल लाइफ। तो जो उनकी हाई स्कूल की रिसर्च थी जो मोनार्क प्यूपा के ऊपर जो 12 गोल्डन स्पॉट्स के बारे में, उससे ही वो सेल थ्योरी तक पहुंच पाई। रिचर्ड एब्राइट हैज़ बीन इंटरेस्टेड इन साइंस सिंस ही फर्स्ट बिगेन कलेक्टिंग बटरफ्लाइज। रिचर्ड एब्राइट शुरू से ही साइंस में इंटरेस्टेड थे जब से उन्होंने बटरफ्लाइज कलेक्ट करनी शुरू की थी, बट नॉट सो डीपली दैट ही हैज़ अ टाइम फॉर अदर इंटरेस्ट। लेकिन वो हाँ इंटरेस्टेड थे, लेकिन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड भी नहीं थे, क्योंकि अगर ये सब करते थे तो उनको बाकी इंटरेस्ट अपने परसीव नहीं पाते थे। एब्राइट ऑल्सो बिकेम अ चैम्पियन डिबेटर एंड पब्लिक स्पीकर एंड गुड कैनोइस्ट एंड ऑल राउंड आउटडोर्स पर्सन। जो एब्राइट थे वो सिर्फ पढ़ते ही नहीं थे या अपने एक्सपेरिमेंट की काम ही नहीं करते थे, वो चैम्पियन डिबेटर भी थे, पब्लिक स्पीकर भी थे और कैनोइस्ट भी थे। जो कैनो होती है ना, एक टाइप की बोट होती है, तो वो गुड कैनोइस्ट भी थे। और बाकी जो आउटडोर पर्सन थे, मतलब घूमने फिरने का उनको बहुत शौक था। ही इज़ ऑल्सो एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर पर्टिकुलरली ऑफ नेचर एंड साइंटिफिक एग्जिबिट्स। तो फोटोग्राफी भी करते थे। इन हाई स्कूल रिचर्ड एब्राइट वॉज अ स्ट्रेट ए स्टूडेंट, मतलब ए क्लास स्टूडेंट थे, बहुत ब्राइट स्टूडेंट थे। बिकॉज लर्निंग वॉज ईजी, ही टर्न्ड अ लॉट ऑफ हिज एनर्जी टुवर्ड्स द डिबेटिंग एंड मॉडल यूनाइटेड नेशंस क्लब्स। तो उसकी जो ऐसी लर्निंग जो उनको इजी लगती थी, इसी वजह से बहुत सारी एनर्जी जो थी उनकी डिबेटिंग और क्लब्स जो मॉडल यूनाइटेड नेशंस क्लब थे वो ये सब बनाने में लगे। ही ऑल्सो फाउंड समवन टू एडमायर, रिचर्ड ए वेरर, ही सोशल स्टडीज़ टीचर। तो ये याद रखना, उनके सोशल स्टडी टीचर्स का नाम रिचर्ड ए वेरर, और वो उनके एडवाइज़र भी थे टू बोथ क्लब्स। मिस्टर वेरर वॉज द परफेक्ट पर्सन फॉर मी देन। तो उस टाइम पे रिचर्ड एब्राइट के लिए वो एक परफेक्ट पर्सन थे। ही ओपन माई माइंड टू न्यू आइडियाज़। तो एब्राइट कहते हैं कि उन्होंने नए नए आइडियाज़ के लिए मुझे इनकरेज किया। रिचर्ड वुड ऑलवेज गिव दैट एक्स्ट्रा एफर्ट, मिस्टर वेरर सेट। मिस्टर वेरर जो उनके टीचर थे वो भी कहते हैं कि हमेशा से ही जो रिचर्ड ने अपना एक्स्ट्रा एफर्ट दिया, कोई भी काम उन्होंने स्टार्ट किया, अपना बहुत सारा एफर्ट उसको दिया। वट प्लीज्ड मी वॉज, here was this person who put me 3 or 4 hours at night doing debate research besides doing all his research with the butterflies and his other interests। ज़्यादा मुझे खुशी किस बात से होती है कि ये जो पर्सन है who put in 3 or 4 hours at night doing debate research besides, और साथ में वो अपने रिसर्च भी करते थे, और बटरफ्लाइज के में हो गई रिसर्च या बाकी और जो भी इंटरेस्ट अपने फॉलो करते थे, तो सब करते थे। तो इस वजह से जो वेरर थे वो इम्प्रेस्ड थे। रिचर्ड वॉज कॉम्पिटिटिव, तो इसीलिए मिस्टर वेरर ने कहा कि वो कॉम्पिटिटिव नेचर के थे, मतलब सब काम बहुत
मेहनत से करते थे, बट नॉट इन अ बैड सेंस। कॉम्पिटिटिव उन्होंने बोला है, पर वो बैड सेंस में कॉम्पिटिटिव नहीं है कि मैंने उससे आगे करना है लेकिन ये करना ही करना है। उन्होंने क्या बोला कि रिचर्ड वॉजंट इंटरेस्टेड इन विनिंग से और विनिंग टू गेट अ प्राइज। वो जीतना इसीलिए नहीं चाहते थे कि बस मुझे कंपटीशन जीतना है, उनके लिए ये जीतने थे। रैदर ही वॉज विनिंग बिकॉज ही वॉन्टेड टू डू द बेस्ट जॉब ही कुड। वो इसलिए जीतते थे क्योंकि वो जो भी काम करना चाहते थे वो बेस्ट करना चाहते थे। फॉर द राइट रीजन्स ही वॉन्ट्स टू बी द बेस्ट। और वो जो भी काम करते थे ऐसे करते थे कि वो सबसे अच्छा करे। एंड दैट इज़ वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स इन द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। तो ये सभी एक साइंटिस्ट को बनने के लिए जो क्वालिटीज़ हैं वो सब उनमें थी। स्टार्ट विद द फर्स्ट रेट माइंड। तो क्या क्या क्वालिटीज़ होती है जो एक साइंटिस्ट में होनी चाहिए, एक साइंटिस्ट बनने के लिए, जो कि रिचर्ड ब्राइट में थी कि फर्स्ट रेट माइंड मतलब शार्प माइंड होना चाहिए, एड क्रियोसिटी जानने की जिज्ञासा होनी चाहिए, एंड मिक्स इन द विल टू विन फॉर राइट रीज़न। तो एक जो क्या विल पावर होनी चाहिए और जीत जो है राइट रीजंस के लिए होनी चाहिए, यानी कि कंपटीशन स्पिरिट ओनली। Bright has these qualities. From the time the book The Travels of Monarch X opened the world of science to him, Richard Bright has never lost his scientific curiosity. और जब से उसने वो वाली बुक जो उसकी मदर ने उसको दी थी, द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स, जिसने साइंस की दुनिया के डोर्स उसके लिए खोल दिए थे, तो तब से लेके अभी तक उनकी साइंटिफिक क्यूरियोसिटी ख़त्म नहीं हुई। थैंक यू।